एंगल की ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये इस वक्त नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद क्या हालात है, क्या स्थिति है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अचानक से ग्लेशियर फटता है, इसके बाद पानी का तेज बहाव, नदी का जलस्तर बढ़ा और एक सैलाब वहां पर देखने को मिला। लोग कुछ समझ पाते, कुछ सोच पाते उससे पहले ही पानी के तेज बहाव ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया और यहाँ पर जितने भी लोग इस पानी की चपेट में आए सभी के सभी बह गए हैं। उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पानी के इस तेज बहाव के सामने पेड़ हो, पौधे हो, गाड़ी हो, सब कुछ बहते हुए नजर आए। यानी कि इस वक्त नेपाल में सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कितना नुकसान हुआ है अभी इसे लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि 1000 लोग इस पानी के तेज बहाव में बह गए हैं, जिसमें 28 पुलिस कर्मियों के लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा देखिए, पीएम बालन शाह के द्वारा इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, रेस्क्यू टीम को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन इन स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा, ये इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा रौद्र रूप इस वक्त देखने को मिला है। प्राकृतिक आपदा वहां पर जिस तरीके से आई है, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक हालात है। और इस तस्वीर को, इस मंजर को जब आप देखेंगे, आपको कई ऐसी त्रासदी की भी याद आएगी, खास करके 2023 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसमें हमने देखा था क्या हालात बने थे। और अब उससे भी भयावह दृश्य इस वक्त नेपाल के सामने आई है। नेपाल में आप देखिए, नेपाल में 100 साल की इसके बाद ये सबसे बड़ी तबाही देखने को मिली है। ग्लेशियर फटा तिब्बत में और नेपाल में सब कुछ यहाँ पर बर्बाद होता हुआ नजर आया है। हाइड्रो पावर प्लांट भी इस बहाव की चपेट में आया, लेकिन अभी भी कई लोग जिनके बहने की जानकारी मिल रही है, 1000 लोगों के बहने की अभी जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है, लेकिन हाहाकार की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। रौद्र रूप आप कह सकते हैं, रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिला है। और जिस तरीके से, क्योंकि नेपाल में कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बारिश और बाढ़ की वजह से हालात पहले से खराब है, और इसके बाद आपको बता दें कि भूकंप के भी कई बार झटके महसूस किए गए। और आज जो त्रासदी की तस्वीर सामने आई है, उसने वाकई में रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कई बस्तियां बह गई हैं, हजारों लोग बहने की आशंका जताई जा रही है। हाइड्रो पावर प्लांट इसमें बह गए हैं। कई आवाजाही के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट रास्ता हुआ करता था, अब देखिए कैसे ताश की पन्नों की तरह यहाँ पर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआती तस्वीर है। अभी आप सोचिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे और भी तस्वीर और भी अपडेट सामने आएंगे, तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आएंगी। अभी तो ये शुरुआती दौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और सब कुछ एक सेकंड में जो इलाका जो कभी आबादी वाला हुआ करता था, वो पूरी तरीके से अब मलबे में तब्दील हो चुका है। कई बस्तियों के बहने की इसमें खबर सामने आ रही है। और आप ये देखिए, गाड़ियां किस तरीके से बहती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये तस्वीरें हैं वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। और वाहनों की अभी फिलहाल बहने की भी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा भी कई और नुकसान की जानकारी धीरे धीरे अब सामने आएगी। ये तो अभी फिलहाल जो शुरुआती दौर की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो त्रासदी सामने आई है, इसमें माना यह जा रहा है कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। ये नेपाल से आई, अचानक से सैलाब आया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स गाड़ियों को बहाता चला गया। नेपाल में ये जो तबाही आप देख रहे हैं, वो 100 साल के बाद ऐसी तस्वीर वहां पर देखने को मिली है। और तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में अचानक से ग्लेशियर फटा, इसके बाद ये भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है और कई इलाकों को इस बाढ़ ने अपनी चपेट में लिया है। और अभी कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से 5 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सेना के हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, ये तस्वीर वाकई में भयावह है, बहुत चिंताजनक तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे, आखिर अचानक से त्रासदी क्यों नेपाल में? देखिए, अक्सर ये जो पहाड़ी इलाका होता है, क्योंकि माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज हैं, और उसमें जो बहने वाली नदियां और नाले होते हैं, वो अक्सर मानसून सीजन में रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और बहुत जल्दी से उसमें पानी भी बहता है। और दूसरा, जब कहीं किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए या कोई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो जाए, कोई लेक पड़ी हो वो बस्ट पड़ी, या कोई नेचुरल डैम बना हो, पत्थर रुक जाते हैं पेड़ों से, उसके बाद वो जब टूटता है तो बहुत सारा पानी, और चूंकि स्लोप ज्यादा है तो इतनी जल्दी से आता है कि वो किसी को टाइम नहीं देता, इसी को फ्लैश फ्लड बोलते हैं।
तो ये बेसिकली फ्लैश फ्लड है और वो टाइम नहीं देता, उसका प्रिडिक्शन भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि माउंटेन्स रीजन में हमारे पास डेटा नहीं है बहुत जगहों पर। और आपने ये भी नोट करा होगा जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें जिन जगहों पे ये इफेक्ट कर रहा है, ब्रिज टूट रहा है और पानी आ रहा है, घर गिर रहे हैं, वहाँ बारिश नहीं हो रही है जी, वहाँ कोई बारिश नहीं थी। तो ये जी। पानी सुनने में ऐसा आ रहा है शायद तिब्बत में कोई ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जो बर्स्ट किया है। अब इस समय कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कोई लेक थी, नेचुरल लेक बनी हुई थी, वो टूटी, या कोई जो नेचुरल, मतलब जैसे कई बार मैंने बताया ना, पेड़ पत्ते बहुत सारे स्टोन्स आके एक नेचुरल डैम सा बन जाता है और फिर बहुत प्रेशर पड़ता है तो वो भी टूट जाता है, या ये वो हुआ है, या कोई बहुत भयंकर बारिश ऊपर हुई है। मगर तिब्बत जो है, तिब्बत ज्यादा बारिश के लिए जाना नहीं जाता है। तो अब इस समय बड़ा कयास लगाना बड़ा मुश्किल है कि असली रीजन क्या होगा, बट ये तय है कि ये बहुत भयंकर था। इससे मैसिव मैसिव फ्लैश फ्लड, और नेचुरली एक थोड़ा सिर्फ यही हमें ध्यान रखना है कि हम लोग इन पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत डेवलपमेंट है। पूरे नदी नालों पे लोगों ने मकान बना दिए हैं, घर बना दिए, होटल बना दिए हैं, और साथ ही साथ जो ब्रिजेस बनाए हैं वो भी कुछ ही फीट ये ऊपर बनाते हैं नदी से, जबकि वहां पे तो कम से कम 50 मीटर ऊपर होना चाहिए। पहाड़ी का लेवल जो है, जो फ्लैश फ्लड आता है तो 10, 20, 30 मीटर तक ऊपर चला जाता है। ये जो जितने भी फ्लड देखिए, जो अंग्रेजों के टाइम के ब्रिजेस जहां भी बने किसी नदी में, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है कभी, क्योंकि बहुत सोच समझ के बनाए हैं। मगर जो अब बना दिए गए हैं वो थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में जहां चाहे वहां बना देते हैं। पूरा इंफ्रा डेवलपमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इतने सारे इसी जगह पे लगे, मुझे लगता है 8 से 10 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बह गए हैं शायद इनके। तो ये इसलिए ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट इस तरह से करना है पहाड़ों में कि वो विनाश ना लाए, और ये इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है ऑल अक्रॉस द हिमालय, चाहे वो नेपाल हो चाहे वो इंडिया हो, सब जगह यही हाल है। शायद सिर्फ भूटान है जो बहुत समझदारी से काम कर रहा है, सोच समझ के काम करते हैं वहां पर लोग, पर यहाँ बाकी समय कोई समझ नहीं है, रॉन्ग प्लानिंग। और इस तरह के हादसे जब कोई अकस्मात इस तरह के भारी बारिश या कोई बर्स्ट इस तरह का होगा तो फ्लैश फ्लड आएंगे और नुकसान जबरदस्त होगा। और सर ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि जो आपने कहा कि देखिए जो चीजें पहले की बनी हुई थी उसके साथ छेड़छाड़ होता है तो हालात ऐसे ही होते हैं। हमने केदारनाथ में भी देखा, इसके अलावा कई और पहाड़ी राज्य हैं जहां पर अभी भी हम देख रहे हैं कि जो नदी की बहने का रास्ता होता है वहां पर भारी संख्या में घर बना दिए गए, रेस्टोरेंट होटल बन गए हैं, और इसके बाद जब ये हालात बनते हैं तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आती है। लेकिन सर क्या, क्योंकि देखिए ये जो रुस्वा इलाका है जहां पर ये तबाही आई है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, बारिश ऊपरी इलाके में हो रही थी, और इसके बाद ये तबाही, ये तबाही आना बहुत चिंताजनक है। मैं सर लौट रही हूँ आपके पास, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, अचानक से ग्लेशियर, माना यह जा रहा है कि अचानक से यहाँ पर जो है बाढ़ जैसे हालात बने, और इसके बाद सब कुछ यहाँ पर आप देखिए कैसे ब्रिज है बहता हुआ, और यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रिज माना जाता है। ये एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता था और ये अचानक से आई बाढ़ में बह गया है। और जैसा कि देखिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए थे जो ये बता रहे थे कि अगर आप प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जो चीजें पहले सोच समझकर बनाई गई थी, अगर आप उनके साथ खिलवाड़ करेंगे, आप चंद पैसों को बचाने के लिए आप कहीं पर भी घर बना लेंगे, कहीं मकान बना लेंगे, कहीं पर भी रेस्टोरेंट बना लेंगे, तो हालात अब देखिए, ये देखिए कैसे अचानक से तिब्बत से ग्लेशियर फटा और पानी का तेज बहाव, जहां पर आप देखिए बारिश नहीं हो रही है, नदियां का जो जलस्तर है वो काफी कम है, लेकिन अचानक से एक बहाव देखने को मिलता है, और इसके बाद नदी का जो जलस्तर है, आप देखिए कैसे उफान मारती हुई ये नदियां नजर आ रही हैं, और ये वाकई में रूह कपा देने वाली तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। और ये देखिए गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, ये सब इस पानी के तेज बहाव में बहती हुई चली गई हैं, कई सड़कें इसमें बह गई हैं, कई बस्तियां इस पानी के तेज बहाव में आ गई हैं, कई लोगों के लापता होने की जानकारी इसमें मिल रही है, और ऐसे में हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है,
जब नेपाल से सामने आई है। नेपाल में इससे पहले भी ऐसी तस्वीर आ चुकी है, लेकिन इससे पहले 100 साल पहले ऐसी त्रासदी सामने आई थी। इसके बाद अब जाकर ये हालात ऐसे देखने को मिले हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों पर आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी जब जब त्रासदी आई है, जिसका जब आकलन किया गया है, वजह एक सामने आई है कि आप अगर पुरानी संरचनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, पहाड़ों को अगर आप काटेंगे, पेड़ पौधों को अगर आप काटेंगे, तो त्रासदी इसी तरीके से सामने आएगी, जो इस वक्त एनालिसिस नेपाल को लेकर भी हो रहा है। नेपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा भयावह तस्वीर है, डरा देने वाली तस्वीर है। और क्योंकि अभी देखिए ये जो एक एक करके देखिए आप, एकदम से यहाँ पर सब कुछ अंधेरा छा जाता है। घर वहां पर मौजूद है और घर कैसे मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर चिंताजनक है। सवाल ये हालात बन क्यों रहे हैं? लोग वहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना यही होगा कि क्या इस घर में कोई लोग मौजूद थे, क्या जनहानि इस घर में रह रहे लोगों के साथ हुई है, या फिर समय रहते हुए लोग वहां से निकल गए हैं। अभी धीरे धीरे जो रिपोर्ट सामने आएगी इसमें तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन उससे पहले ये एक एक तस्वीरें, एक एक मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में अचानक से आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई गांव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गए हैं। और ये रसुआ जिले की तस्वीर है। अचानक से यहाँ पर बाढ़ आती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। और तिब्बत से नेपाल में प्रवेश करने वाली भोटू कोशी नदी का बताया जा रहा है। ये भोटू कोशी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से ये तटीय इलाकों के जो बाजार हैं, कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो जलमग्न हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अभी फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने त्रिशूली नदी के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और वहां से जगह खाली करने के लिए कहा गया है। और इधर रेस्क्यू टीम की भी तैनाती कर दी गई है। लेकिन लोगों की ये आवाज आप सुनिए, ये लोग कैसे यहाँ पर त्राही करते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद सर, क्योंकि ये जो तस्वीर, जैसा आपने कहा कि अगर आप पुरानी चीजों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, पहाड़ों को काटेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, तो ऐसी ही त्रासदी निकलकर सामने आएगी। लेकिन क्या एक यही वजह मानी जाए जिस वजह से हालात इन दिनों बिगड़ते हुए कई राज्यों से सामने आ रहे हैं? सर क्या आवाज मिल रही है आपको? जी जी सर हेलो? जो जी हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? सर ये कि जो आपने कहा कि अलग अलग जगहों पर जो इस वक्त प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, क्या एक यही वजह हो सकता है जिस वजह से इतनी बड़ी तबाही हमने नेपाल में भी देखी? इससे पहले हमने 2023 की त्रासदी को भी नहीं भूल सकते हैं, वहां पर भी कुछ इसी वजह से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए थे। सर देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है, यदि आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जंगलों को कटाव करेंगे तो वो नीचे वाले इलाकों में फ्लड लेके आता है। एक दूसरी बात देखिए, ये भी ध्यान रख लीजिए, फ्लड एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बहुत अधिक बारिश अभी सुनने में आ रहा है कि लांगताग वैली है कोई तिब्बत में, वहां पे शायद 12 घंटे में 145 मिलीमीटर वर्षा हुई, तो मतलब कि वहां बहुत ज्यादा वर्षा हुई और वो पानी आया है, ये भी एक आ रहा है। अच्छा, तो क्या होता है, क्या है कि अक्सर कि बाढ़ आना एक सामान्य प्रक्रिया है, नेचर की प्रक्रिया है, उसी के चलते नदियां। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बनी रहेगा, इसको आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है नेपाल से जुड़ी हुई। नेपाल में बाढ़ के बाद 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रसुवा, टिम्यूरे और सुफ्रवेसी सबसे ज्यादा प्रभावित है और भोटे कोशी नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। कई जिलों की ओर वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। राहत बचाव के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी वहां पर भेजे गए हैं। तो 5 जिलों के लिए अभी भी अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर खतरा अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा राहत बचाव के लिए अब रेस्क्यू टीम को भी तैनात कर दिया गया है। 2 हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं ताकि कोई भी आपात स्थिति बनती है तो तुरंत उन चुनौतियों से निपटा जाए। सर, एक तो पहले वाली आप जवाब दे रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल ये होगा, क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हिमालय में ऐसी अचानक बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? क्या एक ये भी वजह मानी जाए? सर पहले बात तो ये मैंने बताया कि अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि जो तिब्बत में लांगतांग जगह है, वहाँ बहुत भारी वर्षा हुई है। करीब 130-35 मिलीमीटर वर्षा मिली है 12 घंटे में। वो उसका पानी जो आया है नीचे, उसके कारण ये फ्लैश फ्लड हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि भाई, ये तापमान बढ़ेंगे तो मॉइस्चर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में और हैवी रेनफॉल इवेंट बढ़ सकते हैं।
वो भी एक चीज बिल्कुल सही है अपने आप में, मगर ये भी ध्यान रख लेना नेचुरली हिमालय जो है प्रोन है हैवी, वेरी हैवी एंड एक्सट्रीमली हैवी रेन के लिए, और यहाँ अक्सर होती है। और फ्लैश फ्लड एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और वही नदी को साफ भी करता है, और वही नीचे न्यूट्रिएंट्स भी लेके आता है, और उसी से खेती उपजाऊ भी होती है। बाकी ये नॉर्मल है। पर हाँ, जिस तरह के घर लोग पहले पहाड़ों पे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते थे, अब नदी के आसपास उन्होंने घर बना लिए हैं, वो नुकसान का मेन कारण है। अच्छा, दूसरी इसमें बीच में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, ये पानी बाद में नेपाल का पानी इंडिया में आता है, तो अब हमें हमारी अथॉरिटीज को इमीडिएटली ये भी देखना होगा कि ये कौन सी कहीं गंदक या कोई नदी में पानी तो नहीं आने वाला। कुछ घंटों बाद पता चला हमारे यहाँ भी लेवल बढ़ गए। तो ये भी आपस में हमें तय करना होगा कि आसपास के जो इंडिया से जुड़े हैं, तो हो सकता है नेपाल का वो पानी नीचे आए और नीचे भी नुकसान करे, तो वो भी मॉनिटर करने की जरूरत है। अब मैं वापस लौटता हूँ, तो सवाल ये आता है कि हमारे का जिस तरह का हमारा डेवलपमेंट हो, नदी के 100-200 मीटर दूर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जी, और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि वो जाएगा लैंडस्लाइड से जाएगा, फ्लैश फ्लड से जाएगा, और नदी अपना रास्ता भी बदलेगी। ये भी ध्यान रख लीजिए। जैसे केदारनाथ में 2013 में हुआ वो डिजास्टर, मैंने 4 दिन पहले सरकार को बता दिया था जब मैं वहाँ डायरेक्टर था कि भैया इस तरह से होने जाना है, मगर ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और अब आज जाएंगे 2013 में जो होटल, घर, रिजॉर्ट बह गए थे, आज दोबारा उन्हीं जगहों पे दोबारा से बन गए हैं। तो कोई जवाबदेही नहीं है किसी की, किसने अलाउ किया उनको, वो फ्लड प्लेन में है। और जब आप इस तरह से करेंगे तो आज इसका मतलब है कि आप बैल मुझे मार, आप तैयार हैं मरने के लिए और नुकसान के लिए। तो कोई सरकारें भी नहीं रोक रही हैं, सरकारों को भी रोकना चाहिए। बिल्कुल वनरेबल और रिस्क प्रोन एरिया से लोगों को हटा के दूर ले जाएं, और बाढ़ का तो काम है आना, वो आएगी, कभी बहुत ज्यादा आएगी, कभी एक्सट्रीम आएगी जरूर आएगी। तो आप उससे दूर रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं, वो आके चली जाएगी, तो फ्लैश फ्लड आएगा ही आएगा। बिल्कुल, जो लापरवाही होती है, जो अनदेखी होती है, जिसका नतीजा ये है। और देखिए, अलग अलग राज्यों में त्रासदी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी सर सबक नहीं लिया गया। कोई सबक नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं लिया जा रहा, और यही वजह है कि अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। सर जरा मुझे ये समझाइए, क्योंकि ये जो हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, और हमने ये भी देखा कि जलस्तर काफी कम था इस नदी का। अचानक से ये पानी का सैलाब सर आया कैसे, क्या वजह इसकी आप मान रहे हैं? वही है ना, मैंने बताया, बारिश जरूरी नहीं है जहाँ जिस जगह पे आप नुकसान देख रहे हैं, ब्रिज बह रहा है, घर गिर रहे हैं, कि जरूरी वहाँ बारिश हो। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जब फ्लड आता है तो वो दिल्ली की बारिश से नहीं आता है, वो जब हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बारिश होती है यमुना के कैचमेंट में, तो उसका पानी आता है, यमुना में बाढ़ आती है दिल्ली में। तो सेम वे जरूरी नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश जहाँ पे दिखाई दे रहा है वहां तो बारिश नहीं थी बिल्कुल भी, और नदी भी ऑलमोस्ट सूखी जैसी लग रही थी, एक छोटा सी धारा बह रही होगी बस। पर ये बारिश जो तिब्बत में हुई, उसके आसपास के इलाकों में और भी कुछ कारण निकल के आएंगे धीरे धीरे, तो वो सारा पानी जो आया, स्लोप इतनी ज्यादा है, आप देखेंगे तो 45-50 डिग्री की स्लोप है। तो आप सोचो इतनी स्लोप से जब पानी तेजी से आएगा, उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे और सारी मिट्टी होगी, और उसमें इतना मोमेंटम होगा कि उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको वो तोड़ देगा। और सड़कें हमने नदी के किनारे बना दी हैं, घर नदी के किनारे बना दिए, तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा। और लोग ऐसा भी होता है, कितने लोग जानवर नदी में नीचे कहते हैं उनको चराने के लिए ले जाते हैं, वो सब बह जाएंगे ऐसे में, बिल्कुल। और अक्सर यही होता है। और सर जरा ये भी समझाइए, भारत के लिए क्या इसे अलार्मिंग माने, क्योंकि अगर नेपाल में स्थिति बनी है तो सर क्या भारत के लिए भी खतरा हो सकता है क्या? वो देखना यही होगा कि ये जो नदी है रसुआ में जो आया है, ये नीचे हमारे इंडिया में किस नदी में मिलती है आकर, शायद गंडक में मिलती है, मुझे पूरा आई एम नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट, मगर वो देखना पड़ेगा कि वो नदी नीचे आएगी तो पता चलेगा कुछ घंटों बाद यहाँ पे भी लेवल बढ़ जाएंगे नीचे फ्लैश फ्लड, तो सडनली पानी आएगा। तो क्या इंडिया और नेपाल के अंदर ट्रीटी है, तो अक्सर दोनों सरकारें आपस में मतलब कम्युनिकेशन लिंक बने रहते हैं, तो आपस में बताते हैं कितना पानी आ रहा है। तो मुझे आशा है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, वो अलर्ट होगी। नहीं तो सर, और इन तस्वीरों को, इस त्रासदी को देखने के बाद भारत को भी सतर्क और अलर्ट रहने की काफी जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लद्दाख से। लद्दाख में स्वदेशी पैराशूट का सफल परीक्षण हुआ है। न्योमा में मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट का परीक्षण हुआ है और 22,000 फीट से लगाई गई है छलांग। 20,000 फीट पर यह पैराशूट खुला है। 13,700 फीट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई है। -15 डिग्री में परीक्षण हुआ है और
NAVLC से लैस है ये स्वदेशी सिस्टम और ADRDE और DEBEL ने सिस्टम विकसित किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दरअसल तिब्बत और हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों को एयर ड्रॉप करने के लिए DRDO ने एक और नया पैराशूट तैयार कर लिया है और लद्दाख के न्योमा में 22,000 फीट की ऊंचाई पर इस स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैक्ट पैराशूट सिस्टम यानी कि MCPS का सफल परीक्षण किया गया है और इस परीक्षण के दौरान DRDO के टेस्ट जंपर्स ने समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है और उस समय वहां तापमान करीब -15 डिग्री सेल्सियस था और पैराशूट को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर खोला गया और जवानों ने करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित लैंडिंग की और इस पैराशूट सिस्टम को आगरा में मौजूद DRDO की लैब एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADRDE और बेंगलुरु की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी यानी कि DEBL ने मिलकर तैयार किया है और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस्तेमाल होने वाली स्वदेशी तकनीक है और इसलिए ये काफी खास माना जा रहा है। तो DRDO के द्वारा एक और सफल परीक्षण हुआ है पैराशूट का -30 डिग्री सेल्सियस में इसका परीक्षण हुआ है। अब क्योंकि देखिए दो विकसित सिस्टम के द्वारा इसका सफल परीक्षण इसको विकसित किया गया है और लद्दाख में स्वदेशी पैराशूट को लेकर जो ये तस्वीर सामने आ रही है ये बताती है कि भारतीय सेना अब किस तरीके से हर मोर्चे पर दुश्मनों को जवाब देने के लिए भी तैयार है, हर मोर्चों पर किस तरीके से चुनौतियों का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार है। ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण भारतीयों के लिए। तो 13,700 फीट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई है और DRDO के द्वारा सफल परीक्षण इसका करवाया गया है। तो अब चीन के भीतर घुसकर पलटन जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। पैरा SF को मिला है DRDO का ये पंख। ये बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज। यशस्वी प्रधानमंत्री